अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई खौफनाक वाक़या याद आ गया। सेम इसी कहानी से मिलता जुलता कि जब मैं एक घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां पे एक इंतहाई भयानक मंजर मेरा मुंतज़िर था। और यकीन मानिए, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। आज भी मैं उसको याद करता हूं तो शदीद डर सा जाता हूं। वो कितना खौफनाक और भयानक मंजर था। कोशिश करूंगा कि अगर इस कहानी में आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, टाइम मिला तो वाकया इसी कहानी के एंड में आपको सुना दूंगा। और यह हो सकता है कल यही वाकया आपको एक नई कहानी की सूरत में सुना दूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे कहानी भेजी है, जिनका नाम है राहुल राहुल कुमार, और सिटी है इनका जलंधर, पंजाब, इंडिया से। राहुल ने अपनी फैमिली की कहानी भेजी है। कहा है रियल नाम यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये रियल कर लीजिए या फर्जी नाम रख लीजिए। ये जलंधर, पंजाब, इंडिया की कहानी है और एक इंतहाई सच्ची खौफनाक कहानी। तो मैं उनका निक नेम जो है वो यूज कर लेता हूं, साशी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक ऐसे घर में आंख खोली जिसमें उससे बड़े दो भाई, तीसरा उसका नंबर और चौथा उसका एक और भाई था। साशी जब इस दुनिया में आई तो उसके हसीनो जमील चेहरे को देख के जहां वालदैन बेइंतहा खुश हो गए कि दो बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई थी, और वो भी इतनी हसीनो जमील। अल्लाह ताला ने क्या रंग रूप उसको दिया था कि सब ही खुदा का शुक्र अदा करने लगे। वालिद एक बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट पर थे, एक ऐसी जॉब जहां पे बहुत ज्यादा तनख्वाह होती है। तो घर के अंदर गाड़ी, बंगला, किसी चीज की भी कमी नहीं थी। यूं कह लीजिए ये एक बहुत ही खाता पीता एक अमीर खानदान था। अमीर खानदान की वो लड़की जिसका नाम साशी था, जूं जूं बड़ी होती गई उसके हुस्न में इजाफा होता गया। बचपन से इतना लाड प्यार मिला, जहां पे दो बड़े भाई भी उससे प्यार करते थे, वहां मां बाप की इतनी लाडली थी, वो इतनी मां बाप की लाडली थी कि आंखों का तारा थी। यूं बचपन लाड पाल से गुजरा कि उसकी आदतें बिगड़ती, लेकिन उसकी कोई भी आदत नहीं बिगड़ी, बल्कि वो बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली, हंसने मुस्कुराने वाली, शरारतें करने वाली एक लड़की बन गई। जहां भी जाती सबको अपना गर्विदा बना लेती। जो भी उसको देखता उसकी शक्ल को देखता ही रह जाता कि कितनी हसीन और जमील है ये लड़की। लेकिन जब उससे गपशप होती तो वो अपनी बातों से, अपने लफ्जों से, अपने हंसी मजाक से, अपने चंचल रवैये से दूसरों को अपना दीवाना इसलिए बना लेती कि जहां खुदा खुदा हुस्न देता है वहां गरूर आ जाता है। लेकिन वो हसीन और जमील होने के बावजूद मगरूर नहीं थी, बहुत ही फ्रेंडली, दोस्ताना माहौल की थी। यूं स्कूल लाइफ से कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। दोनों बड़े भाई जहां उससे शदीद प्यार करते थे, तो वो अपने छोटे भाई से हमेशा उसकी नोक झोंक चलती रहती थी। वो लड़ते रहते थे, प्यार भी बहुत करते थे। छोटा था, वो अपनी बहन से जहां लाड करता, वहीं काफ़ी बातों पे इनके बीच में लड़ाई भी हो जाती। बहन भाइयों की इस उम्र में जो लड़ाई होती है वो कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं होती कि वो रूठ जाएं, कि मनाना पड़े। बस थोड़ी ही देर के लिए मूड बनता है और 2 घंटे, 3 घंटे या शाम के टाइम पे फिर से वही पुरानी मोहब्बत, और फिर से भूल जाते हैं कि हम सुबह लड़े थे। यही तो हुस्न होता है बहन भाइयों का। वाले साहब को घूमने फिरने का बहुत शौक था। नौकरी ऐसी थी कि मुख्तलिफ जगहों पे जाते और वहां की सैर करते। ये वो दौर था जहां पे खवातीन को घरों में पाबंदो सलासल किया जाता, उनको बाहर नहीं निकलने जाता था।
जो ख़वातीन बाहर निकलती थीं उनको अजीब नज़रों से देखा जाता था। तो ज़्यादातर ख़वातीन अपने घरों में ही रहती थी, लेकिन वालिद एक बोल्ड तबीयत के थे, ज़िंदगी के तमाम असूलों को समझते थे। तो उनकी ख्वाहिश थी जहाँ बेटियों को घरों में रखा जाता है उनको पढ़ाया नहीं जाता, या सिर्फ एक ख़ास जमात तक उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद करा दी जाती है। क्योंकि माशरा ये कहता था जो ख़वातीन घरों में ज़्यादा काम काज करती हैं, घरों में ही रहती हैं, पर्दा करती हैं, वो बेहतरीन ख़वातीन होती हैं और उनके रिश्ते भी बहुत जल्दी आते हैं कि हमें बापर्दा खातून से शादी करनी है। लेकिन वालिद के नज़रियात की वजह से उन्होंने कहा मेरी बेटी ना सिर्फ स्कूल मुकम्मल करेगी बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जाएगी। जहाँ बाप की लाडली थी, जो भी बात मुंह से निकालती पूरी हो जाती, वहीं पे वो कॉलेज में भी पहुंच गई। यहाँ तक कि उसने 2 MA किए, एक इंग्लिश में एक और डबल MA किया। वो अपनी सहेलियों में एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी थी जहां सहेलियां उसकी गर्विदा थीं, उसकी दीवानी थीं। हर वक्त सहेलियां उसके साथ रहती। खुदा ने हुस्न के साथ साथ दौलत भी बेइंतहा दी थी, तो अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में अपनी सहेलियों पे बेइंतहा पैसा भी खर्च करती। वालिद ने खुला डुला पैसा दे रखा था, तो वो जहाँ भी लड़कियाँ बैठती, जब भी बिल पे करना होता तो साशी आगे आगे होती और उन सब का भी बिल देती। ना सिर्फ खाने पीने के लिए बल्कि कभी अपने लिए कोई तोहफा तहफ़ लेती, अपने लिए कोई चीज़ लेती तो साथ में अपनी किसी न किसी सहेली के लिए तोहफा भी ले लेती। कोई सहेली जो गरीब फैमिली से होती तो उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती वो मदद करती। इसलिए तो सारे उसके गर्विदा थे। उसकी आदतें, उसका ख्याल रखना, उसका केयर करना, दूसरों से मोहब्बत से पेश आना, कभी उसने किसी का दिल नहीं दुखाया था। जहां बेइंतहा हुस्न हो और वहां पे बेइंतहा इखलाक भी हो तो दुआ करनी चाहिए खुदा नज़र बद से बचाए। तो वहां पे शायद कितनी नज़रें ऐसी होती होंगी रिश्तेदारों की, कॉलेज के लड़के और लड़कियों की, जो उसको बुरी निगाह से देखते होंगे, लेकिन उसको किसी की बुरी निगाह की कभी परवाह नहीं थी। वो इन बातों को मानती भी नहीं थी। वो अक्सर कहती थी कोई मुझसे जेलस होता है तो होता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। कोई मुझसे हसद करता है तो करता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों की नेगेटिव बातों के ऊपर मैं तवज्जो दूं। मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपने अंदाज में जीना है। और वो शोख चंचल सी लड़की अपने अंदाज में ही हकीकत में ज़िंदगी गुजारती थी। जहाँ दिल करता वहाँ चली जाती, जहाँ खाने को दिल करता वहाँ शाम को उस होटल, उस रेस्टोरेंट में बैठी वो खाना खाती और अपनी सहेलियों के भी साथ होती। इसलिए सहेलियाँ उस पर जान निछावर करती थी। वहीं पे एक ट्रिप, जो कॉलेज के दौर में, यूनिवर्सिटी दौर में जो ट्रिप वगैरह होते थे, एक ट्रिप एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहां पे एक पहाड़ी सिलसिला था। सरसब्ज़ो शादाब वादी थी, एक ऐसी वैली जो कुदरत का नज़ारा पेश करती थी, जिसको नेचर से बहुत मोहब्बत करती थी। लोग वहां पे वक्त गुजारने के लिए जाते थे। सो कॉलेज की बस लड़कियों के साथ भरी हुई उसी तरफ जा रही थी। वो अपनी सहेलियों से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद भी मिलती रहती थी और वो हमेशा इकट्ठे घूमने फिरने का, सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाते। ये भी वो तालीम मुकम्मल करने के बाद उस ट्रिप के अंदर शामिल हो चुकी थी जो उस वैली के अंदर जा रहा था। बस जब वैली के अंदर पहुंची, लड़कियां बाहर निकलीं। उस दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती हुई बस जब अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गई तो वहां पे कुदरत के ऐसे नज़ारे थे कि सब भी उन नज़ारों में ऐसे खो गई कि कितनी खूबसूरती है, कितनी खामोशी है, नेचर कितनी खूबसूरत है। वहीं साशी भी बहुत खुश थी कि मैं ऐसी जगहों पे पहले क्यों नहीं आई। मेरे पापा ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं, मेरे पापा ऐसी जगहों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ रही कि मुझे ऐसी जगहों पे आने का मौका ही नहीं मिला। वहीं पे वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी कि एक सहेली जिसने गले के अंदर एक ब्लैक कलर की डोरी पहनी हुई थी, वो साशी से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसको भी खुदा ने काफ़ी हुस्न दिया था। वो चलती हुई साशी के पास आई और बोली,
साशी, यार मेरे गले में ना ये डोरी चुभ रही है, अब तो मुझे ये तो खोल दे बस, अब और नहीं पहनना मुझे इसे। तो साशी ने पूछा, तो यार ये तूने पहनी हुई क्यों थी, ये क्यों गले में डाली हुई है? तो वो बोली, यार मम्मी पापा ने डाला है, मेरे पीछे ना एक साया लग गया था, उस साये की वजह से उन्होंने कहीं से ये मुझे डोरी लेके दी है। तो बस यार तू अब ये उतार दे, मुझे कोई इस तरह का साये वाये से नहीं डरना, मुझे कुछ नहीं ऐसा फिक्र। साशी पहले ही ऐसी बातों को मानती नहीं थी। वो हंस के बोली, ओ छोड़ यार, तू मुझे पहले बताती तो मैं कब का तेरा उतार चुकी होती। तू आज भी ऐसी बातों पे यकीन करती है? ये साया, ये जिन, ये भूत, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। सो उसने गले में पहनी हुई उस डोरी को खोल दिया। साशी नहीं जानती थी कि वो क्या काम कर चुकी है। डोरी खोली और उसने कहा, ये ले डोरी तेरी। उठा के उसने उन वादियों की चोटियों पे खड़े होके नीचे की तरफ फेंक दिया। वह डोरी नीचे उड़ते हुए गिरने के लिए तो जा रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो डोरी जो उड़ती हुई पहाड़ों के नीचे जा रही है, क्या नीचे जमीन तक पहुंची है या फजा में ही गायब हो गई है, कोई नहीं जानता था। लड़कियों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और फिर वापसी के लिए सारे बस के अंदर सवार हो गए। वो बस जिसके अंदर गाने गुनगुनाते, हल्ला गुल्ला करते, शरारतें करते, एक दूसरे को हंसते हंसाते सारे रवाना हुए थे। अब सब थक चुके थे, सब अपनी अपनी सीट्स पे खामोशी से बैठे थे, क्योंकि उन्होंने सारा दिन इधर उधर घूम के अपने आप को काफी ज्यादा थका लिया था। बस वापसी की तरफ रवाना तो थी, लेकिन जहां पे बाकी लड़कियां खामोश बैठी थी, वहां पे साशी भी उन्हीं में शामिल थी, जो सर झुकाए गहरी सोचों में थी। और कुछ देर के बाद उसने अपना सर सीट के पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली, जैसे वो सो गई हो। गाड़ी वापस पहुंच गई, वो बस से सब उतर रहे और अपने अपने घरों की तरफ चले गए। साशी भी अपने घर जब पहुंची, वो शायद थकी हुई थी। वो चलती हुई अपने रूम के अंदर गई, उसने दरवाज़ा बंद किया और लेट गई। माँ बाप जानते थे कि अभी वो शायद थकी हुई है, जब फ्रेश होके उठेगी तो हमें बताएगी कैसा रहा उसका ट्रिप, उसने कितना एंजॉय किया। क्योंकि कहीं पे वो जाती थी तो अपनी मामा को बहुत ज़्यादा बातें बताती थी कि मामा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। और मामा ने जब देखा साशी आई है और कमरे में सोने चली गई है, तो वो समझ गई बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उठेगी, मुझे सारी बात एक एक बात बताएगी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पे साशी का इंतजार हो रहा था। पापा ने पूछा, साशी नहीं आई? उन्होंने कहा, अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? वो तो उठ जाती होती है। कब पहुंची थी कल? उन्होंने कहा, कल शाम को तो आ गई थी। तो उन्होंने कहा, भाई बहुत लंबा सो लिया, अभी तक सो रही है, उसको जगाओ। तो माँ ने कहा, सोने दीजिए, कभी कभी वो लंबा सो जाती है। पापा नाश्ता करके चले गए। अब काफी टाइम हो गया, दिन की रोशनी हो गई थी, दिन चढ़ गया था। माँ ने देखा अभी तक साशी कमरे से नहीं आई। माँ कमरे के बाहर गई और दरवाजा खटखटाया। साशी, साशी बेटा, अभी तक सो रही हो? उठ जाओ। दरवाजा अंदर से बंद था। अपना दरवाजा बंद नहीं करती थी, कभी कभी बंद भी कर लेती थी जब उसको गहरी नींद सोना होता था, ताकि उसका कोई छोटा भाई उसको डिस्टर्ब ना करे। मां एक दफा दरवाजा खटखटा के आ गई कि या तैयार हो रही होगी अंदर, या वॉशरूम में होगी, या इसलिए जवाब नहीं दिया। कि थोड़ी देर के बाद फिर से मां गई और दरवाजा नॉक किया। साशी, साशी बेटा, अब तो काफी टाइम हो गया, उठ जाओ, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। मां थोड़ी सी परेशान इसलिए हुई कि अब तो दिन चढ़ चुका है, अब तो 2-3 बजे का टाइम हो रहा है, इतना लेट तो कभी भी साशी नहीं होती। अब मां ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया इस अंदाज में कि भाई आ गया। मां, क्या हुआ है? उसने कहा, साशी कल से कमरे के अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रही, मैं इसलिए उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? भाई ने कहा, हटे मैं देखता हूं। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और आवाजें देना शुरू कर दी, साशी, ए साशी, दरवाजा खोल। दोनों काफी देर कोशिश करते रहे। जब दरवाजा नहीं खुला तो बेइंतहा परेशानी लाक हुई कि क्या हुआ है,
साक्षी दरवाज़ा नहीं खोल रही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इतनी गहरी नींद सोई हो, वो तो खुद ही सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे पहुंच जाती है। आज नाश्ते पे भी नहीं आई, बीमार है, क्या हुआ है? जब दोनों ने काफ़ी देर कोशिश की और साक्षी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो माँ ने कहा, बेटा दरवाज़ा तोड़ दे, अंदर जो कुंडी है उसको तोड़ दो। इसका जो दूसरे नंबर का भाई था, पहले 2 भाई थे, उसके बाद तीसरा नंबर साक्षी का था। जो दूसरे नंबर का भाई था वो बॉडी बिल्डर था, उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उसका बहुत ही भारी भरकम जिस्म था, वो मोटा नहीं था, उसने ज़बरदस्त बॉडी बनाई थी, वो बॉडी बिल्डिंग करता था। चेहरा उसको भी खुदा ने खूबसूरत दिया था, जिस्म उसका भी खूबसूरत था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के शौक में उसने अपने वजूद को इतना कमाल बना लिया था कि जो भी उसके वजूद को देखता तो हैरान रह जाता। उसके लिए दरवाजे की उस कुंडी को तोड़ना कौन सा मसला था? उसने 2-3 कंधे से जोर से धक्के मारे तो कुंडी टूट गई। अंदर दाखिल माँ पहले हुई, क्योंकि बेटी है, माँ जाती है, बेटी का रुको मैं देखती हूँ। माँ ने देखा तो साक्षी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो सो नहीं रही, जाग रही है, लेकिन खामोशी से लेटी हुई है। माँ चलती हुई गई और बोली, साक्षी बेटी क्या हुआ है? हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा है, तुम्हें इतनी आवाजें दी हैं, क्या हुआ मेरा बेटा? मां समझी शायद बेटी को कोई दुख पहुंचा है, कोई ऐसी बात जो उसके दिल को बुरी लग गई है, शायद ऐसा है। बेटे से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूं। मां साक्षी के पास बैठ गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी और उससे पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है? दरवाजा हमें तोड़ना पड़ा है, मैं तो डर गई थी, परेशान हो गई थी, मुझे बताओ। तुम एक एक बात मुझसे बताती हो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तो मैं हूं। क्या हुआ है मेरी बेटी को? किसने कुछ कह दिया है? किसने डांट दिया है? कुछ भी हुआ है मुझे बताओ। तुम जानती हो ना मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती। मां मुसलसल बातें करती रही, लेकिन साक्षी ने कोई भी जवाब ना दिया, वो इसी तरह लेटी रही। मां समझी शायद काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा है, काफ़ी गहरा दुख पहुंचा है, या क्या है। इसका मूड अभी बहुत ही डाउन है, जवाब तक नहीं दे रही, लेटी हुई है। बेहतर है मैं इसे कुछ खिलाऊं पिलाऊं ज़बरदस्ती, शाम तक या कल तक इसका मूड ऑफ हो जाएगा। कभी कभी जब उसका मूड ऑफ हो जाता था तो 1-2 दिन के बाद उसका मूड ठीक हो जाता। माँ आई, उठ के आई, उसके लिए खाना लेके गई और छोटे छोटे लुकमे करके लेटी हुई साक्षी के मुंह में डालना शुरू कर दिए। साक्षी ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। जैसे छोटे मासूम बच्चे को माँ बाप खाना खिलाते हैं, ऐसे ही माँ ने साक्षी को खाना खिलाया तो उसने चुप करके खाना खा लिया। और माँ ने कहा, मुझे पता है मेरी बेटी को इस वक्त गुस्सा है, मेरी बेटी का मूड ठीक नहीं है, जब मेरी बेटी का मूड ठीक होगा वो अपनी मामा को ज़रूर बताएंगे। ओके बच्चे? माँ ने माथे पे बोसा लिया और उठ के कमरे से बाहर आ गई। शाम को वालिद घर पहुंचे और पूछा, साक्षी कैसी है? सुबह नाश्ते पे मुलाकात नहीं हुई, क्या हाल हवाल बताया उसने ट्रिप का। तो बीवी ने बताया कि गुमसुम सी है, चुप सी है, पता नहीं किसी बात पे नाराज़ है, किसी ने कुछ कह दिया है, उसका मूड बिल्कुल ऑफ है। तो अभी तो वो नहीं बताएगी, किसी से मिलेगी भी नहीं, कमरे में ही है, कल तक शायद उसका मूड ठीक हो जाएगा। वालिद भी जानते थे लाडली है, कहा कोई बात नहीं, मेरी लाडली है ना, मैं जाके मनाता हूं उसको। वालिद भी कमरे में गए, जाके उसके साथ बैठ गए और उससे बातें करते रहे, लेकिन साक्षी ने किसी भी बात का जवाब ना दिया। वालिद जानते थे कि साक्षी मुझे जरूर जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे जितना भी उसका मूड ऑफ हो, हल्का फुल्का मुझे जवाब देती है, लेकिन आज उसका मूड इतना चेंज था कि हल्का फुल्का जवाब भी नहीं दिया। वालिद भी अपनी कोशिश करके बाहर आ गए और बीवी से बोले, लगता है कोई गहरी बात हुई है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने साक्षी से पूछा और उसने मुझे हल्का फुल्का जवाब भी ना दिया। आज तो मुझसे बोली ही नहीं है। बीवी बोली, तभी मैंने आपको कहा था सुबह तक उम्मीद है इसका मूड ठीक हो जाएगा। वालिद बोले, खाना खाया है? उसने कहा मैंने दिन को खिला दिया था, अब तो रात हो गई। उन्होंने कहा जाओ इसको दोबारा कुछ जूस वगैरह पिलाओ और इसको खिला दो। इसी तरह माँ दोबारा अंदर गई, उसको जूस वगैरह पिलाया और कुछ खिलाया और उसने खामोशी से खा लिया। रात गुजर गई, वालिद को सारी सूरत हाल बताई गई थी। कुंडी वाली भी, अभी तक कुंडी को ठीक नहीं किया गया था, वो टूटी हुई ही थी। दरवाज़ा नहीं टूटा था, उसकी जो एक लॉक होता है वो टूट गया था। अब उसका मूड ठीक होता, उसकी इजाज़त मिलती तो फिर ये रिपेयर करवाया जाता, इसको ठीक कराया जाता। अगले दिन फिर सुबह सुबह वालिद ने पूछा, अब मूड ठीक हुआ? नाश्ते की टेबल पे अभी भी नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, आपको पता तो है थोड़ा सा टाइम लेती है मूड ठीक करने में।
दोबारा माँ गई और उसी तरह वो लेटी हुई और माँ परेशान कि ना आज उसने मुंह धोया है, कल भी उसका मूड ऑफ था। इतनी टाइम के अंदर वो मुंह वगैरह तो धो लेती थी, जरा फ्रेश होती थी। माँ ने ज़बरदस्ती की, उसको उठाया, बेटा इतनी अच्छी बात नहीं है, उठो मुंह तो धो। माँ ने ज़बरदस्ती कर के उसको पकड़ के बिठा दिया, उठ के बैठ गई और माँ समझ गई बहुत ही कोई मूड ऑफ है, शायद 1-2 दिन और लग जाए। माँ ने ज़बरदस्ती उसको उठाया, चलो उठो उठो। ज़बरदस्ती माँ ने उसको उठा के खड़ा किया, वो उठ के खड़ी हो गई। माँ ने कहा चलो जाओ, उसको सामने पकड़ के माँ वॉशरूम तक, जो बाथरूम बना होता है अटैच, बाथरूम के दरवाजे के अंदर खोल के कहा जाओ अंदर, मुँह हाथ धो के आओ। वो अंदर चुप करके चली गई। माँ बाहर इंतजार करती रही। थोड़ी देर के बाद साशी जैसे मुंह हाथ धो के बाहर आ गई। माँ ने कहा चलो अब कमरे में लेटे लेटे बहुत टाइम हो गया है, चलो और चल के खाना खाओ। साशी चलती हुई आई और आके सीधी अपने बिस्तर पे बैठी और लेट गई। माँ फिर से परेशान कि क्या हुआ है, अभी तक इसका मूड ठीक नहीं हो रहा। अमीरों के घरों में ये लाडले बच्चे जो होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। खैर माँ ने फिर से उसको खाना वगैरह खिला दिया। अगले दिन भी दूसरा दिन है, अब खाना वगैरह माँ ने खिलाया। वो बिस्तर में रही, माँ के कहने पे वो वॉशरूम भी मुँह हाथ धो लिया था उसने। रात के टाइम माँ ने कहा देखो कैसे बाल उलझे हुए हैं तुम्हारे, तुमने कंघा तक भी नहीं किया, मेरे कहने पे सिर्फ सुबह तुमने मुँह हाथ धोया था। राशि बस करो ना, अब बस मूड ऑफ करो, मूड को ठीक करो और मुझे बताओ क्या हुआ है, कौन सी किसने ऐसी बात कह दी है कि मेरे बच्चे का मूड अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। रात को वालदा वहीं बैठी थी, वालिद भी आ गए, वो भी पास बैठ गए और दोनों लगे रहे, बातें करते रहे। लेकिन साशी ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। वालिद को थोड़ी सी परेशानी सी हुई कि क्या बात है बच्चे, मुझे बताओ। वो इतना माँ बाप का जरूर ख्याल रखती थी, प्यार करती थी, केयर करती थी कि जब दोनों बैठ जाते, और कभी भी मौका ऐसा नहीं आया था कि दोनों को मनाना पड़ता, कोई एक भी मनाता तो वो मान जाते। आज दोनों मना रहे थे और वो फिर भी ऐसी लेटी हुई थी। वाले साहब जब वहां से उठे तो बीवी से बोले मुझे परेशानी हो रही है, इनकी फ्रेंड्स को किसी को कॉल करो और पूछो क्या हुआ है। वो जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी माँ ने उसको कॉल की और पूछा कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप। उन्होंने कहा आंटी बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इंजॉय किया, साशी ने भी बहुत इंजॉय किया। तो उन्होंने पूछा क्या कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा हुआ था कि किसी से साशी की नाराज़गी हुई हो या लड़ाई हुई हो। लड़की बोली नहीं आंटी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, साशी मेरे साथ ही रही है, हम लोगों ने सही हल्ला गुल्ला किया है, फ़न किया है, और उसके बाद हम जब वापस आए हैं थके हुए थे तो अपने अपने सीटों पे बैठ गए हैं। अगर कोई भी ऐसी बात होती तो मैं ज़्यादा टाइम साशी के साथ ही रही हूँ, मुझे पता होता, लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आंटी और परेशान हो गई कि कोई बात भी नहीं हुई, साशी वहां पे हंसती मुस्कुराती रही है, तो ये माजरा क्या है। अब उन्होंने अपने शौहर को बताया कि मामला ये है, वहां पे तो कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई। वो दोस्त बता रही है कि कोई लड़ाई, कोई नाराजगी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां से साशी का मूड ऑफ होता। अगले दिन उन्होंने एक और लड़की से पता किया, फोन किया। उसने कहा वहां पे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब डिटेल से वो खरीदना चाह रही थी कि इतना मूड इसका ऑफ है, क्या हुआ है, बात तक करने को तैयार नहीं है। छोटा भाई जो लड़ता झगड़ता था अपनी बहन से, उसको भी पता लग चुका था। पहले उसको मना किया गया था, उसका मूड ऑफ नहीं है, तुम उसके कमरे में ना जाओ। लेकिन अब उसको जब बताया गया तो उसने कहा मैं इसको मनाता हूँ, मैं ज़रा लाड भी करूँगा, मैं इससे लड़ाई भी करूँगा। हुज्जत होती है भाई को। वो छोटा भाई गया, उससे लाड करता रहा और उसको गुस्से में कहता रहा चल उठ, बड़ी पड़ी है तू, ये है वो है। जिस तरह भाई शरारत करता था, उसको तपाता था, गुस्सा दिलाता था, तो वो गुस्से में आ जाती थी और वो उसको गुस्सा दिला रहा है चल ना बस कर ना, पता नहीं किस बात पे तू लेटी हुई है, चल चल उठ जा। वो ऐसी कई बातें करता रहा जहाँ पे उसको यकीन था कि जब मैं इसको तपाता हूँ, इसको गुस्सा दिलाता हूँ, क्योंकि वाहिद बहन से जो छोटा भाई था जिससे वो बहुत लड़ती थी और मोहब्बत भी करती थी, सबसे करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में नोक झोंक चलती रहती थी। अब वो भाई उसको बार बार कह रहा है उठना, ये है वो है, वो हरबा अपना लिया जिससे शासी तप जाती थी और उससे लड़ती थी और जवाब ज़रूर देती थी। वो भी जब हर हरबा नाकाम होकर वालदा के पास पहुंचा, कहता है पहला कभी ऐसे नहीं हुआ। जब मैं इसको जितना भी इसका मूड ऑफ होता था, पहले भी कभी कभी होता था, तो मैं जब इसको इस तरह छेड़ता था या इस तरह फिक्रे कहता था, तंग करता था, तो ये
मान जाती थी, लड़ पड़ती थी, गुस्सा करती थी, मुस्कुरा पड़ती थी। मैंने उसको हंसाने की कोशिश की है, मैंने उसको तपाने की कोशिश की है, गुस्सा दिलाने की कोशिश की है, ऐसी ऐसी बातें भी की है जिससे ना वो मेरे बाल पकड़ लेती थी और उठ के मुझे मारने के लिए दौड़ती थी। उसको मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। मैं परेशान हूं कि ये क्या हुआ है। वो भी हैरान हो गया। तभी अगले दिन माँ ने एक और फ्रेंड को कॉल की और वो डिटेल से मालूम करने की कोशिश की कि कोई ऐसी बात मालूम हो सके, क्या हुआ है क्या नहीं। उससे भी कोई बात ना पता लग सकी। अब साशी बिस्तर पे थी, चुप करके खा लेती थी और लेट जाती थी। मां कहती थी मुंह हाथ धो के आओ। मां उसको पकड़ के बाथरूम के दरवाजे तक ले जाती तो वो दरवाजे के अंदर जाके मुंह हाथ धो के बाहर आ जाती थी और उसके बाद फिर से लेट जाती थी। माँ ना कहे तो ना खाती थी, ना पीती थी, ना लेटती थी। माँ ही आके उसको बच्चों की तरह खिला रही थी, पानी पिला रही थी या कोई जूस वगैरह दे रही थी। वो कुछ भी नहीं खा पी रही थी। अब घर वालों के लिए ये बहुत ज्यादा एक परेशानी की बात थी। क्या है, अब जब 2-3 दिन गुजर गए और मूड बिल्कुल ऑफ ही रहा तो परेशानी हुई कि कोई जहनी सदमा पहुंचा है या क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो फैमिली जो डॉक्टर था जो उनके घर आके देखता था, फैमिली डॉक्टर को कॉल की गई। उसने कहा मैं आके देखता हूँ। डॉक्टर आया, अपना बैग वगैरह लेके आया, उसने आके सारा चेकअप किया। वो उस तरह लेटी रही, उसने सारा चेकअप करके कहा लगता है किसी जहनी सदमे में है और कोई ऐसी परेशानी इसको हुई है जिसकी वजह से ये जहनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार चली गई है। आप टेंशन ना लें, मैं इसको कुछ मेडिसिन देता हूँ, आप इसको दें। इसका ब्रेन जो इस वक्त टेंशन में है, किसी सदमे में है, बेहतर हो जाएगा। और डॉक्टर दवाएं और जो कुछ उसको समझ आ सकी वो दे के चला गया। क्योंकि जब डॉक्टर आके बैठा वो भी साशी से बातें करता रहा। साशी बेटा कैसे हो, बाजू इधर करो। वो बाजू ही ना हिलाए। डॉक्टर खुद उसका बाजू पकड़े, चेक करे, ये करे वो करे। डॉक्टर भी समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ दवाएं दे के चला गया। मजीद अगले 1-2 दिन उसकी हालत ऐसे, तो अब तो पूरे घर को परेशानी लाक हो चुकी थी। हर भाई, हर घर का फर्द अपनी अपनी कोशिश कर चुका था। घर के अंदर मौजूद जो नौकरानी भी थी वो भी जाके इस अंदाज में बात कर चुकी थी, बाजी मुझे बताएं कोई ऐसा काम है जो घर वाले को आप नहीं बता सकती, मैं करके लाऊंगी आपका काम, मुझे बताएं। किसी को उसने कोई जवाब न दिया। भाई को, माँ को, बाप को, सारे कोशिश करके थक चुके। उसकी एक ही हालत थी, कुछ खिलाते पिलाते तो चुप करके खा लेती, वरना लेटी रहती। मामला एक माँ बाप के लिए शदीद परेशानी का बन चुका था। एक अमीर माँ बाप, पैसे की कमी नहीं, और एक ही इकलौती बेटी, और उसकी हालत ऐसी हुई हुई है। डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया कि आपकी मेडिसिन से ये वो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने फिर दवाएं चेंज कर दी और साशी को अब माँ इस तरह केयर कर रही है जैसे एक छोटी बच्ची को बुखार हो जाता है, वो बिस्तर पे लेटी होती है तो माँ उसको उठा के लेके जाती है, वॉशरूम नहलाती है, धुलाती है, उसका ख्याल रखती है। इस अंदाज में अब माँ को करना पड़ रहा था कि अब इतने दिनों से वो जो नहाई नहीं थी, माँ इतनी बड़ी लड़की को वॉशरूम लेके गई, उसको नहलाया, धुलाया, उसके बालों में कंघी की और उसको वापस ला के बिस्तर पर लिटा दिया। वो खामोश। ऐसी लड़की जो किसी की तरफ नहीं देखती थी, कोई बात नहीं करती थी, बस आंखें झपकती थी या ऊपर छत की तरफ देखती रहती थी, कोई भी एक जुमला उसके मुंह से नहीं निकलता था, बस वो लेटी रहती थी। मां जो खिलाती थी चुप करके खा लेती थी। डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। तभी अब मां की ड्यूटी लग गई थी। शदीद परेशानी में बाप को भी, भाइयों को भी, कि वो सुबह सुबह उठती, उसको नाश्ता कराती, उसका सारा दिन देखभाल करती, उसका बार बार चक्कर लगाती। अगले दिन जब मां सुबह उसके कमरे की तरफ गई है तो देखा अंदर से बात करने की आवाज आ रही है। मां दूर से ही उस आवाज को सुन के टटक गई कि साशी के कमरे से आवाज आ रही है, ये तो आवाज साशी की है। शुक्र है, इसका मतलब है साशी ठीक हो गई है, किससे बात कर रही है फोन पे, क्या अब ये बेहतर है। मां जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंची तो मैं देखूं किससे बात कर रही है, भाई से, किससे। अब तो ये ठीक हो गई है, साशी की आवाज़। माँ जैसे दरवाजे के करीब पहुंची तो माँ ने देखा साशी उठ के बैठी हुई है खुद से, और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ हैं और किसी को देख के वो बात कर रही है। माँ एकदम से चौंक गई, जो खुशी से दौड़ती हुई आई थी एकदम से परेशान हो गई कि बेटी खुद से उठ के बैठी हुई है और छत की तरफ देख के बात कर रही है। माँ ने कहा शायद कोई कमरे में मौजूद होगा, उससे बात कर रही होगी। माँ ने इधर उधर हर जगह देखा, कमरे में कोई भी नहीं, और वो बैठी बात कर रही थी। और माँ जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई है तो वहीं पर ऊपर देखते देखते खामोश हो गई है। उसकी गर्दन, उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी। उसने खामोशी के साथ अपनी आंखें नीचे की
और आराम से वापस बिस्तर पर लेट गई। माँ इस बात पे चौंक गई कि ये बैठी बात कर रही थी और जैसे ही इसने मुझे देखा है और ये खुद से लेट गई है, माँ ने पूछा, साशी बेटा किससे बात कर रही थी? कौन है कमरे में? साशी, माँ ने फिर पूछा, बात की, उसने कोई जवाब न दिया और वो लेटी रही। रात को उसने अपने शौहर साशी के बाप को बताया कि आज मैंने ये वाकया देखा है, लेकिन उसके बाद फिर वो लेट गई, उसने मुझसे बात नहीं की, उससे पहले वो बातें कर रही थी। बाप भी परेशान हुए कि तो उलझी हुई बात है, किससे बात कर रही थी? कुछ समझ नहीं आया इस बात का। अब बाप कहा, चलो चलते हैं, उसके कमरे में झांकने की कोशिश करते हैं। दोनों मियां बीवी दबे कदमों चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही साशी के कमरे के करीब पहुंचे, अभी कमरे का दरवाजा दूर था कि रुक से गए, क्योंकि अंदर फिर से बोलने की आवाज आ रही थी। साशी किसी से बोल रही थी। बाप ने जो लफ्ज उनके कानों में सुनाई दिए, बाप ने उन लफ्जों को समझने की कोशिश की कि साशी किससे मुखातिब है और किससे बात कर रही है। तो कुछ लफ्जों की जो बाप को समझ आ सकी थी, बाप ने सुना कि साशी किसी मर्द के साथ मुखातिब है और जो भी उसके सामने है कोई मर्द है और वो उससे बात कर रही है, ऐसे जैसे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों और एक दूसरे से बात कर रही हों। माँ आगे बढ़ने लगी, उसने हाथ के इशारा कर दिया कि रुको, मुझे अभी सुनना है। तो साशी कोई जुमला, कोई लाइन कुछ बोलती और उसके बाद खामोश हो जाती, जैसे दूसरी तरफ से कोई बोल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ ना आती और थोड़ी देर के बाद साशी फिर से बात शुरू कर देती। अब बाप आगे बढ़ा और चलता हुआ साशी के दरवाजे तक पहुंच गया कि मैं अंदर झांक सकूं ये किससे बात कर रही है। और जब बाप ने देखा तो वही सेम मंजर था, वो ऊपर छत की तरफ देख रही थी और बातें कर रही थी। और जैसे देखा बाप दरवाजे तक आ गया है, उसने अपनी आंखें और अपनी गर्दन नीचे की और उसी तरह आराम से लेट गई। बाप भी अंदर दाखिल हुआ और आज वो लाडली बेटी जिससे वो हमेशा मोहब्बत से पेश आता था, हमेशा प्यार से पेश आता था, आज वो शदीद परेशान होकर अपनी बेटी के पास बैठा और संजीदगी के साथ, आज वो पहली दफ़ा इतना संजीदा था अपनी बेटी के साथ, और उससे बोला, साशी बेटा किससे बात कर रही थी? मुझे बताओ, मैंने देखा है तुम्हें किसी से बात करते हुए। ये किससे बात कर रही थी? कौन है कमरे के अंदर? कोई जवाब नहीं। वो जितनी देर बोलते रहे, साशी ने कोई जवाब न दिया। वालिद परेशान होकर उठे और डॉक्टर को फोन किया। उसको बताया कि इसकी माँ ने सुबह इस तरह देखा था, मुझे बताया और मैंने देखा। अब वो बोल रही है, हम में से किसी के साथ नहीं, लेकिन ऊपर छत की तरफ देखती है और मुसलसल बातें करती है। डॉक्टर ने कहा, मैं कल चक्कर लगाता हूँ। अगले दिन डॉक्टर आया, उसने फिर से सारा चेकअप वगैरह किया, बातें करने की कोशिश की। साशी से कहा, बेटा यूं है, यूं है, यूं है, और कहा रुकिए, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्कैट्रिस्ट हैं, मैं उनको भी फ़ोन कर चुका था और उनको तैयार कर चुका था कि आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप भी आ जाएंगे, वो आते ही होंगे। मैं उनसे दोबारा एक दफ़ा रब्ता करता हूँ। उन्होंने रब्ता किया, इंतज़ार किया गया, वो डॉक्टर भी आ गए। अब दोनों डॉक्टर कमरे में मौजूद थे और जो स्कैट्रिस्ट आया था, दिमाग का डॉक्टर, वो आके साशी से कई बातें करना शुरू हो गया। पहले वो जायज़ा लेता रहा, उसकी आंखों को देखा, उसके पूरे लेटने के अंदाज को, एक एक चीज़ को उसने नोट किया और उसके बाद फिर बातें करना शुरू की। ऐसी बातें जिससे उसको उम्मीद थी कि वो कोई जवाब दे सकेगी। काफ़ी कोशिश के बावजूद उसको किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। वो एक स्कैट्रिस्ट था, जानते थे कि जब इंसान को कोई जहनी सदमा हो, कोई शदीद परेशानी हो, क्योंकि पहले वाला जो फैमिली डॉक्टर था उसने कहा ये कोई शदीद सदमा है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये कोई शदीद सदमा है जिसकी वजह से इसका बिहेव अजीब सा हो रहा है। उस सदमे की वजह से अब ये खुद से बातें करना शुरू हो गई है। ये एक जहनी कैफियत हो जाती है। बेहतर है स्कैट्रिस्ट इसको देखे। स्कैट्रिस्ट को भी सूरत हाल बता दी गई और उसने पूरी कोशिश कर डाली, जहां पे उसको पता था कि मरीज कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता है, और वो डॉक्टर ऐसी बातें कर रहा था जहां से मरीज चौंकता है और डॉक्टर की तरफ देखता है। वो कहीं पे भी नहीं चौंकी, उसने डॉक्टर की तरफ भी नहीं देखा। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद जब थक गया तो बोला, लगता है काफ़ी शदीद सदमा है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा। दोनों डॉक्टर रवाना हो गए और माँ बाप फिर से परेशान
कि अभी तक कुछ भी नहीं हो सका, ये हो क्या रहा है। अगले दिन फिर से डॉक्टर आया। उसने आके पूरी सी अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपनी हर उस हरबे को जो वो कर सकता था आजमा डाला, लेकिन कोई भी साशी पे असर नहीं हुआ। तीसरे दिन भी वो कोशिश कर चुका तो वो बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, 3 दिन हो गए हैं मुझे, इतने अरसे में मरीज कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी गहरा सदमा पहुंचाओ, लेकिन मुझे इनकी कैफियत समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं कुछ टैबलेट देता हूँ, कुछ अरसे आप ये खिलाइए, ये कीजिए, डॉक्टर जो अपना एक्ट करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं ज़हनी सुकून थोड़ा सा इनको मिल जाए, हम फिर ट्रीट करेंगे। अब जो घर के अंदर माँ और बाप ने चीज़ नोट की थी, वो भाइयों ने भी नोट कर ली। अब वो अपने बिस्तर पे खुद से उठ के बैठी होती और बातें करती। नौकरानी ने भी ये बातें सुन के उसकी वालदा को बताया था कि कोई मर्द है जिससे वो बातें करती है, इस तरह की बात करती है जैसे किसी ने उससे सवाल पूछा हो और ये उसका जवाब दे रही है, और जब ये जवाब दे देती है तो चुप कर देती है, फिर लगता है कि इसने फिर से कोई सवाल पूछा है और फिर से ये जवाब देना शुरू कर देती है। बाजी, मुझे तो लगता है ये कोई और मामला है। बाजी ने कहा, क्या मतलब, किस तरह का मामला? उसने कहा, बाजी आप माने ना माने, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें पता है इसके साथ हवाई मखलूक है। उसने कहा, मैं समझी नहीं, क्या मतलब? उसने कहा, बाजी साया हो गया है बीबी जी को, बीबी जी पे साया है। ये कैसी फजूल बातें कर रही है? उसने कहा, बाजी ये फजूल नहीं है, मेरी माने तो आप किसी पीर फकीर को दिखाएं, किसी आमिल को दिखाएं, किसी अल्लाह वाले को दिखाएं, किसी ऐसे बंदे को दिखाएं। अब मां थी, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। शौहर से मशवरा किया कि ऐसे ऐसे वो बोल के गई है, क्या ख्याल है? डॉक्टरों की समझ नहीं आ रही, किसी पीर को बुलाएं, किसी अल्लाह वाले को बुलाएं, किसी मौलवी को बुलाएं, या उनके जो धर्म का होता है उसको किसी को बुलाएं। वो खुद डिप्रेशन का शिकार थे, बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। वो बोले, हाँ कोई हर्ज नहीं अगर हम बुला लें। ऐसे ही एक शख्स को घर के अंदर बुलाया गया और उस शख्स ने भी आके पढ़ाई की और झाड़ू उसके हाथ में था, वो इधर उधर करता रहा, धुआं देता रहा और इस तरह सारा कुछ करता रहा। एंड पे पूरी कोशिश कर चुका, कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या है, ये है, वो है। वो सारे चुप करके देखते रहे, वो लेटी रही और वो मुसलसल हाजिरी करवाने की कोशिश करता रहा, उससे बुलवाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि उसने झाड़ू पकड़ के उससे साशा को मारना शुरू कर दिया। तो उसका बाप ने हाथ का इशारा दिया कि नहीं, मारो मत मेरी बेटे को, कि तुमने जो पढ़ना है, जो करना है वो करो, मैं इस हक में नहीं हूं कि तुम मेरी बेटी को मारो। तो वो बोला, आप बीच में मत बोलिए, ये खौफनाक है, ये एक वो है, ये एक वहां है, इसको मारना पड़ेगा। तो बोले, नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो उसने कहा, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ठीक है आप फिर चाहें। वालिद इस हक में नहीं थे कि वो इनकी बेटी को कोई मारे। वो समझ रहे थे किसी सदमे में है, किसी बीमारी की शक्ल में है, लेकिन कोई आके मेरी बेटी के साथ ज्यादती करे, उसको मारे, ये ठीक नहीं है। किसी और को बुलाया गया, उसने भी आके अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। अब कभी कभी मां को महसूस होता कि वाकई इसके साथ है कोई साया, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करती, कभी हंसना शुरू कर देती बातें करते करते, और कभी रोना शुरू कर देती। जैसे ही कोई सामने आता वो खामोश हो जाती। अब कई आमिल, कई मौलवी, कई भगशु, कोई इस तरह के जितने भी थे, जहां जहां से उनको समझ लगता, पैसा था उनके पास, उन्होंने पैसा बहाया, सबको लेके आए, सब ने अपनी अपनी कोशिश की। किसी ने कहा, ये मैं पानी दम करके दे रहा हूं, इसको पानी पिलाइए। किसी ने कहा, ये जल वाला पानी है, ये इसको पिलाइए। किसी ने कुछ दिया, किसी ने धूनी दी, किसी ने कुछ किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर एक दिन मां ने देखा साशी जैसे आज खुद से उठ के बैठी है और उठ के वो बाथरूम की तरफ गई है। जहां मां उसको नहलाती थी, धुलाती थी, मुंह हाथ धुलाती थी, आज वो खुद से उठी, बाथरूम के अंदर गई और मुंह हाथ धो के वापस आई और अपने बिस्तर पे बैठी। मां ने कहा, साशी। तो उसने मां की तरफ यूं चौंक के देखा जैसे आज वो होश में आ गई हो, और साशी के बुलाने पे, उसके नाम को पुकारने पे उसने मां की तरफ देखा। मां को खुशी हुई और कहा, बेटा आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। उसने मां की तरफ देखा और इस तरह स्पॉट लहजे में कहा, हाँ मैं ठीक हूं।
मां को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि चलो कुछ बोली तो है, कुछ तो बेहतरी आई है इसके अंदर के, कुछ ठीक है। अब मां बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चलो इतना है, बोलना शुरू हो गई है। अब फर्क ये हो रहा था, कभी कभी वो जवाब देना शुरू हो गई, कभी कभी किसी बात का जवाब दे देती और किसी वक्त महसूस होता वो नॉर्मल हो गई है। एक दिन वो उठी, अपने कमरे से बाहर आई और उसने चहलकदमी की। घर वालों को फिर से एक खुशी हुई कि अब वो चहलकदमी करना शुरू हो गई है, खुद से उठना शुरू हो गई है, वो जिंदगी की तरफ लौट रही है, खुशी है। लेकिन मां एक मंजर को देख के हैरान रह गई। बाहर गिराज की तरफ एक बड़ा सा गैस का सिलेंडर रखा हुआ था, जिसको कोई मर्द भी उठाएगा, बहुत भारी भरकम था, तो उसको बहुत भारी भरकम, कोई वजनी हार्डी बॉडी वाला बंदा हो तो वो उसको शायद उठा सकता था, उसको वैसे उठाना बहुत मुश्किल था, वो भारी भरकम था। वो वॉक करती करती मां ने देखा कि वो गई है उस सिलेंडर के पास जो भरा हुआ था बहुत भारी। उसने एक हाथ अपना उस सिलेंडर के कोने से ऐसे पकड़ा है और उसको यूं पकड़ के ना उसने ऐसे सीधा उठा लिया है। और मां की आंखें बाहर निकल आई हैं कि ये नामुमकिन है, एक कमजोर सी लड़की इतने बड़े सिलेंडर को, जिसको 2-3 औरतें भी मिलकर हिला सकती हैं, उठा नहीं सकती, उसने एक हाथ से पकड़ के यूं ऊपर उठाया और उसके बाद 1-2 दफा ऐसे ऊपर नीचे किया और उसके बाद नीचे रख दिया। मां डर गई। रात को शौहर को बताया कि उसने आज मेरी आंखों के सामने इस तरह सिलेंडर को उठाया है, जो मुझे यकीन आ गया है वो मेरी बेटी नहीं थी। मेरी बेटी साशी कमज़ोर सी लड़की इतना बड़ा सिलेंडर नहीं उठा सकती, वो कोई ताकतवर ही उठा सकता है। ये कैसे उठाया उसने? डॉक्टर से मशवरा किया गया, कॉल की गई, उसने कहा जहनी तौर पे इंसान जब सदमे में होता है तो बाज़ औक़ात ऐसी ताकत आ जाती है इंसान के अंदर, कोई ऐसा बड़ा ज़ोरदार भी काम कर लेता है जो नामुमकिन होता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई और चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं, एक दिमागी बीमारी है। डॉक्टर ने फिर वही बातें की। अब जहां भाइयों के साथ कभी कभी वो बात कर लेती, कभी कभी वो ठीक हो जाती, लेकिन मिलना जुलना उसका सबसे ख़त्म था। वहीं पे एक दिन छोटा भाई उसके कमरे में गया कि उसको उसी तरह छेड़ूं, उसी तरह इसको गुस्सा दिलाऊं, इससे बात करूं, और मुझसे लड़े। वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, वो कमरे में उसके दाखिल हुआ और उसको जाके छेड़ना शुरू कर दिया कि क्या हर वक्त तू लेटी रहती है, बस करना, अब उठ जाना, और ऐसी बातें जिससे उसको गुस्सा आए। और उसने देखा, गुस्से से उसने अपना गर्दन घुमाई भाई की तरफ और इस तरह उसकी आंखों से देखा जैसे उसकी आंखों में शदीद गुस्सा आ गया। वो भाई समझ गया कि मेरी बातें इस पे असर कर रही हैं, इसको और गुस्सा दिलाऊं, उसको और गुस्सा दिलाना शुरू हो गया। वो कुछ देर भाई को इस तरह देखती रही और उसके बाद गुस्से में उठ के बैठ गई। और जब गुस्से में उठ के बैठी है तो अब वो जोर जोर से ऐसे सांस ले रही है, जैसे उसको शदीद गुस्सा आ गया है। भाई समझा उसकी बातों पे गुस्सा कर रही है, चलो वो बेहतर तो हो रही है। उसने उसको और गुस्सा दिलाने की कोशिश की और आगे बढ़ा, ऐसे जैसे उससे लड़ता था, ऐसे लड़ने की कोशिश की। उसी लम्हे वो उठी है अपनी जगह से और उसने एक हाथ भाई के बालों में डाल दिया है। भाई कहता है जब उसने मेरे बाल पीछे से ऐसे पकड़े हैं तो उसका हाथ इतना मजबूत था कि मेरी जान निकल गई। मेरी बहन के हाथों में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि मेरे बालों को इस तरह पकड़े। इतनी ज़ोर से उसने मेरे बाल पकड़े हैं और मैंने बाल छुड़वाने की कोशिश की है। मैं पूरा ज़ोर लगा के चीखें मारना शुरू हो गया। वो अम्मी अम्मी मुझे छुड़वाओ, मुझे छुड़वाओ, वो चीखें मार रहा है और उसके बाल पकड़े हुए। उसने काफ़ी बाल अपने बाल सर के छुड़वा लिए, लेकिन कुछ बाल अभी भी उसकी मुट्ठी में थे और उसने ज़ोर से झटका मारा। वो बाल नहीं, सिर्फ खाली उसके नीचे जो स्किन होती है सर की वो भी उतर गई। यानी जिल्द जो थी सर की, जिल्द भी बालों के साथ उतर गई, क्योंकि 4-5 बाल तो नहीं थे, अच्छा खासा गुच्छा था बालों का जो उसके हाथ में था। ज्यादा तो उसने छुड़वा लिए थे, जो थोड़ा बहुत गुच्छा रह गया था उसने पूरा खींच लिया। और वो लड़के की तो जान निकल गई। उसका तो सर के बाल ना सिर्फ उसने उखाड़े थे, नीचे स्किन जिल्द भी उखाड़ ली थी। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू हो गया। सारे आ गए और बाकी जो घर में थे वो भी भाग के आ गए। और उन्हें क्या देखते हैं, वो जो बाल स्किन स्मैर उसने हाथ में पकड़े थे उसने गुस्से में यूं अपने मुंह में डाले हैं और चबा के खा गई है, बाल भी और स्किन भी। और वो भाई जिसका खून निकल रहा था, जो सर पे हाथ रख के चीखें मार रहा था, बड़ा भाई जो बॉडी बिल्डर था, वो भाग के आ गया। उसने देखा वो फिर से उसके ऊपर हमला करने लगी थी, तो उसने आके पकड़ा
बाकी भाइयों को भी उसने आवाज़ें दी, सबने आके पकड़ा, मुश्किलों से उसको कंट्रोल किया और उसको कहा तू कमरे से बाहर जा, इस वक्त गुस्से में। उसको कमरे से बाहर ले गए और उसको बड़ी मुश्किल से कवर करके जैसे कैसे बिस्तर पे लिटाया और पकड़े रहे जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, उसका वो जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक हुई, तो उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया कि अब ये नॉर्मल है और वो बेहतर हो गई। लेकिन जो मंजर था, जिस तरह उसने बाल और वो स्किन खा गई थी, ये बहुत परेशान कुन था। माँ रोना शुरू हो गई कि मेरी बच्ची के साथ वाकई कोई साया है, हम डॉक्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसका इलाज करवाना होगा, इसके अंदर साया है। और फिर अब वो कभी कभी ठीक होती, लेकिन कभी कभी ऐसा हमला कर देती। फिर से उसने भाई पे एक दफ़ा हमला किया और अपने भाई को जब उसने धक्का दिया तो वो भाई जिसकी पट्टियां बंधी हुई थी, जहां पे उसने वो जख्म दे दिया था उसको बाल उखाड़ने की वजह से, वो ऐसा धक्का दिया कि वो उड़ता हुआ सामने जाके गिरा और इतनी दूर जाके गिरा कि वो फिर से चीखना शुरू हो गया। वो इतना शदीद डर गया, वो सहम गया। वो रो तो रहा था, उसको माँ बाप ने चुप कराया, वो सहम गया। कहा क्या हुआ? उसने कहा नहीं, ये मेरी बहन साशा नहीं है, ये कोई और है जो इतना ताकतवर है कि जब उसने मुझे धक्का दिया है तो मैं उड़ता हुआ जितनी दूर जाके गिरा हूं। तो उन्होंने उसको कहा तुम शायद नहीं जानते, उस दिन जब तुम्हारे बाल उसने उखाड़े थे, तुम्हें तो हमने भेज दिया था, हम सब ने उसको मुश्किलों से कवर किया था, हमें उसी वक्त पता लग गया था उसके अंदर कोई और है। अब उस बाल के हादसे के बाद जब उसने धक्का भी दे दिया तो अब मजबूरी ये हो गई कि इसको बांधना पड़ेगा। अब डर लग गया कि ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती। वो जो पहले खाना पीना था वो अब उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। अब मजबूरन जंजीर लाए गए। बाप रो रहा था, लेकिन उसका बॉडी बिल्डर भाई उसको पकड़े हुए था और वो गुस्से में बिफरी हुई थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन जंजीरों से उसको बांध दिया गया। और वो जंजीरों को इस तरह तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो जानते थे ऐसी कमज़ोर, ऐसी नाजुक सी लड़की अपने भाई को इस तरह धक्का दे और उड़ता हुआ दूर जाके गिरे, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। ये कोई और है। और जो बाल खा गई थी ये कोई और है, बेटी नहीं खा सकती। अब वो जंजीरों से बांधी जा चुकी थी। फिर से ढूंढा जाने लगा कोई आमिल, कोई अल्लाह वाला, कोई पीर, कोई फ़कीर। वो सब आते, उसके ऊपर पढ़ाई करते, वो चुप करके ऐसे घूरती रहती। वो कोशिश करते, वो बोलते, यहाँ तक कि अब वालिद, उस शख्स को भी दोबारा बुलाया गया जिसने पहली दफ़ा बेटी को झाड़ू से मारने की कोशिश की। कि बाप ने कहा अगर मेरी बेटी मार से ठीक हो सकती है तो क्या इसमें है, उसको बुलाओ। उसको भी बुलाया गया और कहा तुम्हें इजाज़त है, तुम निकाल सकते हो, तुम मार सकते हो, मारो, कोई बात नहीं, मैं ये ज़ख्म, ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा कि मेरी बेटी को किसने मारा है, लेकिन मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। उस शख्स ने फिर से धूनी दी, फिर से पढ़ा, ये वो है, और उसके बाद अच्छा खासा उसको मारा। वो चुप करके बैठी रही। जब वो मार मार के थक गया, उस पर कोई भी असर ना हुआ। जहाँ माँ की आंखों से आंसू थे, बाप की आंखों में आंसू थे, बहन भाई रो रहे थे कि मारा जा रहा है उसको, लेकिन वो चुप करके बैठी रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब वो थक गया तो उसके करीब गया कि अब आखिरी दफ़ा कह रहा हूं, तू जो भी है हाजिर हो जा, और अगर तू हाजिर ना हुआ तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। उसने पीछे हटा और 2 सलाखें लेके आया, लोहे की सलाखें बनी हुई थी, और उसकी आंखों के करीब लेके गया। ये देख रहा है, ये दोस्त, मैं जानता हूं तू बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, लेकिन ये जो दोनों सलाखें हैं लोहे की, ये मैं लोहे की सलाखें आग पे गर्म करके तेरी आंखों के अंदर घुसा दूंगा। अभी भी वक्त है, बोल। उसने इतना ही कहा था कि उसी वक्त साशा ने अपनी टांग इतनी तेजी से पीछे की और उसको मारी। वो भारी भरकम शख्स को वो इतनी जोर से टांग मारी गई कि वो उड़ता हुआ सामने दीवार में जाके लगा, उसका सर दीवार में लगा, नीचे गिरा और बेहोश हो गया। और उसी वक्त साशा मुस्कुराना शुरू हो गई, जैसे उस मार का उसने बदला ले लिया हो। घर वालों को फिक्र पड़ गई कहीं ये मर ना जाए। उसको बहुत मुश्किलों से होश में लाने की कोशिश करते रहे, उसको होश नहीं आया, यहां तक कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर आया, काफी ज्यादा कोशिश की गई, उसका खून निकला था,
बड़ी मुश्किलों से उसको होश में लाया गया। और जब उसको होश में लाया गया तो उसने साशा की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बाप भी इसको नहीं निकाल सकता, ये बहुत ताकतवर है, मेरी जान बच गई है, मुझे जाने दें। और उसके बाद वो वहां से भाग गया। अब घर वालों को इतना पता लग गया था ये जो ताकत है ये साशी की नहीं है, ये जिससे बातें करती थी ये वही है। अब वो उसको कैसे छोड़ते? जिस तरह वो हमला करती थी, खाना रख के उसके सामने जाते तो खाना वैसे का वैसे पड़ा होता। लेकिन मां ने जो चीज नोट की थी वो कहती है कि मैं जब भी, और कोई नहीं जाता था, डरते थे, या वो बॉडी बिल्डर भाई जाता था, ये जब मैं कमरे में अंदर दाखिल होती हूं तो ये कुछ खा रही होती है। मां देखने की कोशिश करती क्या खा रही है, क्योंकि खाना तो वैसे का वैसे पड़ा होता। तब मां ने नोट किया उसके मुंह से एक दिन वो जो चीज खा रही थी वो उसके मुंह से थोड़ी सी बाहर गिरी। तो तब मां ने नोट किया वो कच्चा गोश्त था, वो कच्चा गोश्त खा रही थी। मां ने नौकरानी से इधर उधर किसी से पूछा कि क्या किसी ने कोई कच्चा गोश्त दिया था? उन्होंने कहा नहीं, कौन दे सकता है, तो वो कच्चा गोश्त कहां से आया? लेकिन वो कच्चा गोश्त खा रही थी। अब कभी कभी वो ठीक होती, जंजीरों से बंधी होती, वो होश में आ जाती, वो बोलती, खाना वगैरह भी खा लेती, और उसको मां उसके बॉडी बिल्डर भाई को कह के उसकी जंजीरों को खुलवाती। मां उसको वॉशरूम लेके जाती और वॉशरूम से उसको बाहर लेके आती, वो ठीक रहती। जैसे ही उसका रवैया बदलने लगता, एकदम नहीं बदलता था, वो एकदम हमला नहीं करती थी, उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता था, उसकी आंखें लाल होनी शुरू हो जाती थी। और जैसे उसकी आंखें लाल होती, माँ और भाई समझ जाते थे अब ये हमला करने वाली है। और वो आंखें लाल करते करते ऐसे सबको देखना शुरू कर देती, वो पता है, उनको लग जाता है इसके अंदर हाजिरी हो चुकी है, अब ये हमला करेगी, और उसको बांध देते। और जैसे उसको बांधते उसके ऊपर ऐसी हाजिरी आ जाती और ऐसी उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती और वो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालती जो किसी मर्द की आवाज़ होती। वो समझ जाते उसके अंदर उसके साथ रहने वाला मर्द कोई है जो बोल रहा है। और एक दिन माँ ने उसको रात को खाना वगैरह खिलाया। जब भी खाना वगैरह दिया जाता, वो जो उसका सेहतमंद बॉडी बिल्डर भाई था वो पास रहता, उसको खाना दिया गया। और खाना देने के बाद माँ जब बर्तन उठा के वहां से उठने लगी, आज वो ठीक थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। वो रात को जब जाते थे तो उसके हाथों को, उसके पाँव को, बाजू का पाँव भी जकड़ देते थे, हाथ भी जकड़ देते थे। आज खाने दे के वो जैसे उठने लगे हैं तो उसकी आंखें लाल होनी शुरू हो गई हैं, और ऐसी लाल होनी शुरू हुई हैं कि उसने जोर जोर से जंजीर को खींचना शुरू कर दिया है। माँ और भाई समझ गए फिर से हाजिरी हो रही है, और उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो सोने का वक्त था और इसके अंदर हाजिरी हो रही है। वो लगता था जंजीर तोड़ डालेगी। भाई ने उसके पाँव को, जो वो जोर जोर से बेड पे मार रही थी, पाँव को भी जंजीर से बांध दिया। दोनों हाथ और दोनों पाँव जंजीर से बांध दिए गए, और कुछ देर वैसे तड़पती रही, फिर वो नॉर्मल हो गई। भाई ने कहा अभी इस तरह पाँव भी बंधे रहने दें, सुबह खोलेंगे। वो अपने कमरे में चले गए। बाप अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कहा पता नहीं क्यों अजीब सा दिल हो रहा है, मैं बेटी के बारे में सोच सोच के थक गया हूँ। जिससे राब्ता कर सकता था सबसे राब्ता किया है, लेकिन मेरी बेटी का कोई इलाज नहीं कर पा रहा। वो अपने बिस्तर से उठा और बेटी को देखने की नीयत से कमरे के करीब गया कि शायद वो बेहतर है, उससे कुछ दिल के हाल कह सकूं, कुछ बातें कह सकूं। सूख के कांठा हो गई थी, खाती कुछ भी नहीं थी, पीती कुछ भी नहीं थी। माँ बताती थी कि खुद से बैठी कुछ खा रही होती है, शायद वो कच्चा गोश्त खाती है। बाप जब कमरे में दाखिल हुआ तो ये देख के हैरान रह गया कि जंजीर वहीं पे पड़े हुए थे, वो वहां पे नहीं थी। जल्दी से वो बाहर भागा, सबको जगाया कि साशी कहाँ है, किसने खोला है उसको। जो अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे सबके दरवाजों को खटखटाया गया, सब बाहर आए, क्या हुआ पापा? कहा साशी। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, किसी ने खोला है साशी को। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं खोला। तो साशी कहाँ है? इधर उधर साशी को ढूंढना शुरू हो गए, सारे परेशान। और जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर छत पे पहुंचे तो साशी छत के ऊपर टहल रही थी
इस तरह की वॉक कर रही थी जैसे उसके पास भी कोई हो। वो बात करते करते उसकी तरफ देखती, सर हिलाती और उससे कोई बात करती, और वो चलती हुई आगे तक जाती और इस तरह मुड़ती जैसे साथ भी कोई मुड़ा हो, और वो वॉक कर रही थी। वो जो बॉडी बिल्डर भाई था वही उसको पकड़ सकता था। वो हैरान था कि ये कैसे छत पे पहुंची है, जंजीर कैसे तोड़े गए हैं, खोले गए हैं, वो जो खोले नहीं, तोड़े गए हैं। भाई गया और उसने कहा, साशी। उसने भाई को देख लिया तो वो रुक गई और उससे बोली, तुम चलो, मैं आती हूँ। और उसके बाद भाई की तरफ उसने देखा ऐसे जैसे हमला करने वाली हो। भाई ने और बाकी भाइयों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन आज उसके अंदर ऐसी ताकत थी जैसे वो साशी ना हो, कोई बहुत ताकतवर हो। लेकिन माँ जितनी घबराई हुई थी, बाप भी जानता था, तो वो अपना जल लेके आए, उसके ऊपर जल डालना शुरू कर दिया कि इस तरह तो ये कंट्रोल में नहीं आएगी। भाई इतना ताकतवर बॉडी बिल्डर होने के बावजूद जो वो और उसके बाकी भाई भी उसको पकड़ रहे थे, वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो जल फेंका गया, जिसके बाद उसको कंट्रोल में लाया गया और उसको पकड़ के नीचे लाए और कहा, इसके लिए इससे भी बड़ा जंजीर लेके आओ। इतनी तो समझ लग गई है कि जंजीर भी इसको नहीं रोक सकते। अब किसी ऐसे अल्लाह वाले को ढूंढने की कोशिश की गई जो इसका इलाज कर सके। जैसे कैसे एक अल्लाह वाला ढूंढ लिया गया, एक मुसलमान को बुलाया गया। वो आया, जंजीरों से बड़ी हुई साशी के सामने बैठा और पढ़ता रहा। और उसके बाद उसने जब पानी पे दम किया और वो पानी साशी के ऊपर फेंका तो साशी के अंदर हाजिरी हो गई। उसका वजूद जो जंजीर में जकड़ा हुआ था वो हिलना शुरू हो गया, उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई। वो गुस्से से उस शख्स को देखना शुरू हो गई और उसके बाद अंदर से बोला, ए कौन, तूने मुझे क्यों बुलाया है? आवाज़ ऐसी होती है जिन्नात की, क्योंकि मेरे कई ऐसे केसेस, मैंने कई दफ़ा जब इंसानों के अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है, मर्द के अंदर या औरत के अंदर, और जब मैं उनसे जिन्नात से हम कलाम होता हूँ निकालने के लिए, तो अक्सर जो आवाज़ होती है वो ऐसी होती है, वो इंसान निकालने की कोशिश भी करे तो निकाल नहीं सकता। और जिन्नात का आवाज़ बहुत भारी भरकम होती है, क्यों बुलाया है, बहुत अजीब सी। मैं आपको आगे अपनी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हैं, इससे मुझे याद आ गया एक ऐसा ही वाक़या जो मैंने जिन निकाला था बहुत भारी भरकम, वो इंशाल्लाह आपको आगे सुनाता हूँ। तो उसने जब हाज़िरी करवाई तो आगे से बोल पड़ा। बातें घर वालों को तो शायद समझ नहीं आ रही थी, उस आगे बैठे हुए बुज़ुर्ग को समझ आ रही थी। वो उससे सवाल जवाब करता रहा, वो उसको जवाब देता रहा। उसने अपनी जंजीरों को तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह मजबूती से बड़ी बड़ी जंजीरें बांधी गई थी कि वो तुड़वा नहीं पा रहा था। और वो सामने बैठा हुआ बुजुर्ग उसके ऊपर पानी का छींटा मार देता जब वो जवाब नहीं देता था। जब काफ़ी पढ़ाई करके सवाल जवाब वो कर चुका तो वो वालिदैन की तरफ मुड़ा और बोला, आपकी बेटी पे एक द्यो आशिक है, ये इतना ताकतवर है, ये कबीले का सरदार होता है, इसलिए जितने भी लोग आए इसको निकालने के लिए कोई भी कामयाब इसलिए नहीं हो सका कि इतने बड़े द्यो को निकालना मुश्किल होता है। वो उनके सामने नहीं बता रहा था, बाहर साइड पे आके बता रहा था। मैं भी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन आपको इतना बता दूं, ये चला जाएगा, लेकिन ये बहुत ताकतवर है, ये फिर कभी इसके ऊपर आ जाएगा। कभी इसने बेवकूफ़ी की, कभी इसने गलती की, कभी इससे मिस्टेक हो गई, वो फिर आ जाएगा। और ये खुद बता चुका है, इसकी कोई एक सहेली है, उसने एक धागा बांध रखा था, ये द्यो उस लड़की के साथ था, लेकिन उसके ऊपर आशिक नहीं था, कुछ टाइम के लिए उसके साथ था, अक्सर चला जाता था, कभी कभी उसके साथ आता था। लेकिन उसके बाद जब इसने उसकी डोरी को उठा के नीचे फेंका तो वो जो कैद सा था वो जैसे आज़ाद सा हुआ, इसके ऊपर आशिक हो गया, इस पे मर मिटा, और उसके बाद इसके साथ रहना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ज़ाहिर आना शुरू हो गया। वो बहुत ताकतवर है, वो एक द्यो है, जिन्नात के कबीले का सरदार। मैं कोशिश करूँगा उसको निकाल दूँ इसके वजूद से, लेकिन बहुत सारी साशी को एहतियात करनी होगी, और जैसे वो चला जाए कोशिश कीजिएगा इसकी शादी कर दे। अगले दिन वो फिर से वापस आया, अपनी चीज़ें वगैरह लेके आया, उसने बैठ के मुसलसल पढ़ाई की और बताया, मैं उधर भी पढ़ता रहा हूँ जहाँ पे लेके गया था चीज़ें, वो उसके कपड़े और कुछ उसकी तस्वीरें लेके गया था साशी की। वो पढ़ता रहा, बैठ के पढ़ता रहा, और उसके बाद फिर से हाजिरी हुई और उसने उस द्यो को
साशी के अंदर से निकाल दिया। साशी बेहोश हो गई। उसने कहा इसकी जंजीरें खोल दो। उसकी जब जंजीरें खोल दी गई तो साशी को होश में लाया गया। वो होश में आ गई, वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद माँ बाप ने जितना उसको पैसे और चीज़ें देने की कोशिश की, उस अल्लाह वाले ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और वो चले गए। कुछ एहतियाती तदाबीर बता के गए कि ये ज़रूर कीजिएगा आप भी और साशी भी, नहीं तो वह फिर से लौट सकता है, बहुत ताकतवर है। बस ये ऐसी राज की बातें होती हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। खैर, शासी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो गई। बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाती कुछ नहीं थी। उसके बाद उसको माँ ने, बाप ने, भाइयों ने बहुत केयर की, बहुत लाड प्यार दिया। वो तो लाडली थी सबकी। उसका हुस्न मुरझा गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था, उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो गया था। खाती पीती रही, बेहतर हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा इसकी शादी कर दें। एक बहुत ज़बरदस्त रिश्ता आया और यूं साशी की शादी कर दी। उसके बाद उन्होंने उस अल्लाह वाले से फिर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं गए हुए थे या क्या था, उनसे मुलाकात ना हो सकी, वरना वो शादी पे बुलाना चाहते थे। शादी पे ना आ सके, साशी ब्याह के अपने शौहर के घर चली गई। और उसके बाद वो अपने शौहर के साथ खुश रहना शुरू हो गई, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। उसके बच्चा हुआ, बेटा, खुदा ने उसको बेटा भी दिया। वो अपने बेटे और शौहर के साथ बहुत खुश थी कि वहीं पे एक दिन बैठे बैठे शायद वो जो परहेज़ जो कहा गया था गलती नहीं करनी, वो उससे गलती हुई या क्या, कि फिर से बैठे बैठे उसके अंदर हाज़री हो गई। और जैसे ही हाज़री हुई तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और वो छत की तरफ देख के मुस्कुराती रही और उससे बोलती रही, हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सास ने देखा तो वो परेशान हो गई कि ये क्या कह रही है। उसने आके कहा, साशी, साशी, ये क्या हो गया है तुम्हें? साशी ने घूर के जब सास की तरफ देखा तो उसकी जान निकल गई। वो कहती है उसकी आंखें ऐसी लाल सुर्ख थी, ऐसा उसका चेहरा गुस्से वाला और ऐसा खौफनाक था कि वो डरती हुई बाहर चली गई। और तभी उसी वक्त सास ने जो मंजर देखा, साशी ने घड़ी की तरफ गुस्से से देखा तो घड़ी की सुई उल्टी चलनी शुरू हो गई। कहती है सास ने क्लियर देखा, घड़ी की सुई उल्टी चल रही थी। और उसने जब गुस्से में ऐसे और गुस्से में घड़ी को देखा तो उसकी सुई तेज तेज चलना शुरू हो गई और शीशा उसका टूट गया, सुई नीचे गिर गई। सास समझ गई इसके अंदर हाजिरी है। क्लियर सास ने देखा कि घड़ी की सुई पहले आहिस्ता आहिस्ता उल्टी, क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की सुइयां टिक 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 करके चलती है, वो उल्टी फिरी, फिर तेज होती गई, फिर तेज होते होते फट गई। उसका शीशा टूट गया, सुइयां बाहर गिर गईं। और उसके अंदर से सास कहती है, जो मैंने आखिरी जुमला सुना वो ये था, चलो हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं छोड़ूंगी उसको भी नहीं। ये उसने कहा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। सास के अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो रोक सकती, वो देख सकती। वो बाहर की तरफ भागी। सास ने, जो घर में उस वक्त मौजूद नहीं थे, सबको आवाज़ें देने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की, फ़ोन शोन जिसको वो कर सकती थी सारा कुछ किया गया, लेकिन साशी चली गई। और साशी ने जाके वहाँ एक बहुत बड़ा जो डैम था, 100 फुट गहरा, उस डैम के अंदर छलांग लगा दी थी और वह मर गई। पानी के अंदर उसने अपनी जान दे दी थी। और कुछ ही अरसे के बाद उसका वही भाई जो उसको पकड़ता था, कुछ ही अरसे के बाद उसकी कार का भी हादसा हुआ और कार उड़ती हुई पानी के अंदर गिर गई और उसका भाई भी कार से नहीं निकल सका। वो बॉडी बिल्डर था, उसकी बहुत हार्डी बॉडी थी, शीशा तोड़ता बाहर आ जाता। खुदा जाने क्या हुआ, वो कार के अंदर ही रह गया और वो भी डूब के मर गया। और वो जो अल्लाह वाले थे उनका फिर नहीं पता लग सका। वो कोशिश करते रहे, पूछते रहे, उनसे पूछें क्या हुआ, ये क्यों हो गया, लेकिन उनका कहीं कोई पता ना चला। कोई पता नहीं उसने उनको मार डाला या नहीं, वो कहीं चले गए थे, खुदा बेहतर जाने, लेकिन उनका उनसे अभी तक रब्ता नहीं हो सका। वो कहते हैं शायद आगे रब्ता हो जाए। 2002-2003 की ये मौत की कहानी है, शायद आगे रब्ता हो जाए। लेकिन सास ने जो बताया वो यही था, उसके अंदर हाजिरी हो गई थी और वो खुश होकर उससे कह रही थी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और उसके साथ साथ रहने और चलने और इस तरह की बातें कर रही थी कि चलो अब हम साथ चलें। वो दियो उसको अपने साथ ले गया
और उसने खुदकुशी कर ली थी। और उसने जो कहा था मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके कुछ अरसे बाद उसका भाई भी मर गया। ये एक सच्ची कहानी है जो मुझे भेजी है। उनके वालिदैन आज भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी उस बेटी की वजह से जो मर चुकी है। तो मैं एक कहानी इस तरह की जो आपको कहा शुरू में सुनानी थी, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आगे सेपरेट करके इसी तरह की इससे भी खौफनाक कहानी है जो मेरी आंखों का सामने का वाक़या है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कल या परसों आपके साथ शेयर करता हूँ।